मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती है और ना ही किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ भी जाती है अपने दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए किसी की ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई चोर बाज़ारी की हद हो गई है। मैंने ना मैकरोनी बनानी है। अरीबा आई हुई है, मुझे कह रही थी मुझे मैकरोनी बना कर दो। ये इतने से मटर और ये गाजर, ये उसने 200 की दी है। ये 1 पाव मटर है और साथ में मुझे लग रहा है 3 से 4 गाजरें हैं जो उसने 200 में दी हैं। मतलब पाकिस्तान में अब मुस्तकबिल में रहने का ख्याल दिल से निकाल दें तो बेहतर है। यूँ करते हैं जन्नत में चलते हैं रुबीना, जन्नत में, और चाय भी पियेंगे। वहाँ पर जो दूध की नहर होगी ना उसमें पत्ती फेंक देंगे और चाय पीते रहेंगे। ठीक है? चस मैं आई हूँ चिड़ियों को बाजरा डालने के लिए, बल्कि इधर कबूतर बहुत होते हैं। इसमें डालती हूँ बाजरा, मैंने इसमें डाल दिया है। और पानी के लिए मेरे पास कोई बर्तन नहीं था तो मेरे पास एक टिफ़िन पड़ा हुआ था, इसका कैप गुम हो गया था, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। साथ घर वाले भी अपने छत पर दाना पानी ज़रूर डालते हैं, लेकिन आज इनका बर्तन खाली है। यहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा है। सामने वालों ने तो उनके लिए बाकायदा बॉक्स बनवाए हुए हैं। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो उसके ऊपर एक कबूतर बैठा भी हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोग ना कबूतरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आज ये बेचारा अकेला बैठा हुआ है, इसका पार्टनर गायब हो गया है। अच्छा जी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स की पोटली लेकर किचन में आ गई हूँ। पोटली का मुंह खोलते हैं और बताते हैं मुझे प्रॉब्लम्स क्या थी। प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने मैकरोनी बनानी होती है या मैंने बिरयानी बनानी होती है ना, तो वो दो चीज़ें हमारे घर में बिल्कुल भी कम तादाद में नहीं बन सकती हैं। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी रीज़न है मेरा बड़ा वाला भतीजा। उसको मेरे हाथ की मैकरोनी और चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हमारे घर चावल बने या मैकरोनी बने, उसकी एक ही डिमांड होती है कि ज़्यादा बनाए, मुझे 2 डब्बे आपने भर कर देने हैं। अब अगर उसे बिरयानी कम मिले या मैकरोनी कम मिले तो फिर उसके डायलॉग स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी सारी मोहब्बतें वफ़ाएं उसको भूल जाती हैं और पुप्पो पे बनने वाली सारी मीम्स उसको याद आ जाती हैं। माँ की मोहब्बत में और पुप्पो की मोहब्बत में डिफ्रेंशिएट करने लग पड़ता है। मामा ऐसे मोहब्बत करती हैं और पुप्पो ऐसे मोहब्बत करती हैं। तारीख में जितनी भी हॉरिबल फुप्पोज उसे याद है ना, उन सब की कहानियां मुझे सुना देता है। और जितनी मोहब्बत करने वाली फुप्पियाँ गुजरी हैं और उनको उसका रिवॉर्ड क्या मिला है वो भी वो मुझे बताता है। तो लॉन्ग टू शॉर्ट कि वो मुझे इतनी बातें सुनाता है ना, इतनी बातें सुनाता है कि उससे मुझे मैकरोनी बनाना और बिरयानी बनाना आसान लगता है। इतना इमोशनल अत्याचार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं मैकरोनी बना रही थी और ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही थी। अब सोचने वाले के जहन में ये बात आ सकती है ना कि आपका भतीजा तो आपके साथ रहता नहीं है, तो उसको कैसे पता चलता है कि आप बिरयानी बना रही हैं या फिर आप मैकरोनी बना रही हैं। तो भाई ये जो व्लॉग मैं शूट करती हूँ ना, वो मेरा व्लॉग लाजमी देखता है और फिर जो चीज़ बनी होती है और उसको वो ना मिली हो तो फिर उसकी कंप्लेंट पहुंच जाती है, फ़ौरन मैसेज आ जाता है। भूखों को भर पेट खाना खिलाने के कोट्स भेजने लगता है। भूखों को पेट भर के खाना खिलाने का कितना सवाब मिलता है उसके बारे में अहादीस ढूंढ ढूंढ कर मुझे भेजता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा टॉर्चर हो जाती हूँ, इसीलिए मुझे उसे खाना देना पड़ता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आजकल ये है कि मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसकी वजह से ना मेरा किचन में आने को दिल नहीं करता है। और खाने की जब मुझे स्मेल आती है ना तो मेरा उससे दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना मैं किचन का रुख ही ज़रा आजकल बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ। खैर जी, मैकरोनी की मेरी कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो मेरा दिल करता है ना, मैं सारा कुछ ताबड़तोड़ हमला करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। लेकिन बिलीव मी, मेरी मैकरोनी बहुत मज़े की बनती है। मैंने जस्ट लहसुन को सौते किया है, उसके अंदर चिकन डाल दिया है, उसमें मैं सारे वेजेस डाल दूँगी। मतलब उसमें वेजेस में मैं सिर्फ गाजर और मटर पहले डालूँगी। शिमला मिर्च जो है मैं थोड़ी सी ज़रा बाद में डाल दूँगी। साथ ही लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये सब भी डाल दूँगी और इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। जब अच्छे से पक जाएगा इसको फ्राई कर लूँगी और फिर साथ में मैकरोनी और स्पेगेटी, मैं मैकरोनी और स्पेगेटी इकट्ठी बनाती हूँ, तो उनको बॉईल कर लूँगी, इसके साथ मिक्स कर लूँगी और मेरी रेसिपी डन हो जाएगी। आज थोड़ा सा ज़रा मेरा स्पाइसी खाने को दिल कर रहा है तो थोड़ी सी ज़रा मैंने इसमें आज मिर्चें तेज़ रखी हैं। खैर खाना बनाते बनाते ना मुझे एक वाक़या भी याद आ गया, जो कि मेरे साथ आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले हुआ
हुआ था और मुझे वो रात कभी भी नहीं भूलती है। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तूने जिस हाल में भी रखा है ना, बहुत बेहतरीन रखा हुआ है। हुआ कुछ ऐसे था कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं उन दिनों में स्कूल में पढ़ाया करती थी और अभी ब्रेक का टाइम हुआ था। मेरी भाभी की मुझे कॉल आई कि अबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने तुम्हारे भाई को कॉल कर दी है लेकिन उसके आने में शायद टाइम लग जाएगा, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि अबू की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने उसी वक्त ऑफिस में बताया और मैं वहाँ से निकल गई और वाकई भाई से पहले मैं घर पहुँच गई। मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल की, अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर गए हम लोग। अब लाहौर में दिल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। वहाँ पर सिर्फ लाहौर से ही नहीं बल्कि बहुत से इलाकों से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो मेरे फादर को भी एम्बुलेंस वाले वहीं पर लेकर गए सीधा। अब जब अबू की फाइल बना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने मुझे पूछा कि आपका पेशेंट से क्या रिलेशन है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे फादर हैं, तो उन्होंने मेरा एक अटेंडेंट कार्ड बनाया। अब वहाँ पर ये होता था, अब मुझे इस वक्त का नहीं मालूम है कि अब क्या रूल चल रहा है, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि अटेंडेंट का जो कार्ड होता था उस पर जिसका नाम लिख दिया जाता था ना, एंट्री सिर्फ उसे मिला करती थी, वही पेशेंट के पास जा सकता था। और आई थिंक उस वक्त जो हार्ट का एक वार्ड था ना जहाँ पर आईसीयू को इन्होंने शिफ्ट किया था, इमरजेंसी जो शिफ्ट की थी, यानी कि न्यू इमरजेंसी जो थी उसको अभी बने हुए तकरीबन 1 से 2 साल ही हुए थे, तो यानी कि वो बिल्कुल न्यू थी। तो कुछ अमेरिकन सिस्टम ये लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही एडवांस होने की कोशिश कर रहे थे। खैर हुआ फिर ऐसे कि जब मेरे भाई आए तो इन्होंने कार्ड के ऊपर ना मेरा नाम चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब शाम हो चुकी हुई है और जो मॉर्निंग का स्टाफ है ना वही इस कार्ड के ऊपर नेम चेंज कर सकता है, तो कल सुबह तक आपको वेट करना पड़ेगा और शाम का स्टाफ जो है ना वो आपका नाम अटेंडेंट कार्ड पर चेंज नहीं कर सकता है। जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो दिन के 12 बज रहे थे या 12:15 बजे का टाइम होगा और भाई जब हॉस्पिटल आए थे तो शाम के 4 बज रहे थे, तो यानी कि जो मॉर्निंग का स्टाफ था वो जा चुका हुआ था। तो फिर हमारे दरमियान में ये डिसाइड हुआ कि मैं रात वहीं पर रुकूंगी हॉस्पिटल में, अम्मी भी मेरे साथ रहेंगी और भाई भी रहेगा साथ में, क्योंकि वार्ड के अंदर जाने की परमिशन सिर्फ मुझे थी और अगर कार्ड वाला पर्सन नहीं होगा तो एंट्री भी नहीं होगी और फिर ऐसी हालत में हम पेशेंट को अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं, बार बार जाकर पूछना होता है किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अब अच्छी तरह से मुझे याद है कि वो सख्त सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का लास्ट था या जनवरी का स्टार्ट था, इतना मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी ये मुझे याद है। तो भाई ने कहा कि मैं घर से जाकर ना आप लोगों के लिए कोई कंबल ले आता हूँ और साथ में ना तकिए ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मुसाफिर खाने बने हुए थे जहाँ पर लोग स्टे करते थे। अब वो मुसाफिर खाने भी इतने ओपन थे ना कि चारों तरफ से जो है ना उसमें हवा लग रही थी। अब वहाँ पे किसी ने क्या ही सोना था, बस ये था कि चले कंबल होगा तो खुद से ज़रा लपेट कर बैठ जाएंगे और कोई तकिया वगैरह हो तो चले टेक लगाकर इंसान बैठ सकता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठा जा सकता था। तो भाई घर से जाकर कंबल और साथ में तकिया लेकर आ गया। अब मैं तो बिल्कुल भी किसी मुसाफिर खाने में रात करने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पर इर्द गिर्द ना और भी बहुत से मर्द वगैरह भी मौजूद थे और वो सो भी रहे थे। खैर भाई जब तकिया वगैरह लेकर आए तो मैंने बस टेक लगा ली और कंबल जो है ना वो अपनी टांगों वगैरह के ऊपर अच्छी तरह से लपेट लिया कि सर्दी नहीं लगे। लेकिन ये होता था कि हर एक आधे घंटे के बाद मैं ना अंदर वार्ड का चक्कर लगाती थी, जाकर अब्बू से को देख कर आती थी वो सो रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं है स्टाफ को, कोई मेडिसिन कोई ब्लड वगैरह, इस तरह मतलब मुझे जाकर वक्तन फ़वक्तन पूछना पड़ रहा था। अब हुआ कुछ ऐसे कि रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। अब मैं जो कि सुबह की जागी हुई थी, स्कूल जाना था, फिर स्कूल भी गई, वहाँ पर भी थकावट हो गई, फिर हॉस्पिटल में भी भाग दौड़ करती रही तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी, तो मुझे ना नींद के झटके आ रहे थे। लेकिन दौरान गुनूंदगी मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना कोई कराह रहा है और उससे बड़ी तकलीफ है ना, तो इर्द गिर्द मैंने 1-2 दफ़ा आंखें खोल के देखा भी, लेकिन नींद इतनी गहरी मुझे आ रही थी ना कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। लेकिन वो कराहने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी ना कि अम्मी और भाई की भी आंख खुल गई। अब बड़ा गौर करने के बाद हमें पता चला कि हमसे थोड़े फासले पर ना एक आदमी कंबल लपेट कर ना पूरे सर तक उसने कंबल लपेटा हुआ था और वो लेटा हुआ था और कराहने की आवाज़ ना उसकी थी। भाई फिर उसके पास गया, उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी तकरीबन 1 माह पहले और इन्होंने मुझे 10 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन मेरे जो स्टिचेस है ना उनमें पस पड़ गई है और मुझे ना बहुत पेन है, तो मैं आज शाम को पहुंचा हूँ, तो ये लोग अब मुझे एडमिट नहीं कर रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ बुखार है। अब कहता है टेम्परेचर की वजह से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने साथ सिर्फ कंबल लेकर आया था क्योंकि मुझे ये था कि बेड पर तकिया तो होता ही है हॉस्पिटल में, तो मैं तकिया नहीं लेकर आया, तो मैंने सर के नीचे ईंट रखी हुई है। तो अब एक मेरे सीने में दर्द हो रही है, एक बुखार की वजह से मेरा जिस्म पूरा टूट रहा है और दूसरा सर के नीचे जो ईंट रखी है ना मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो भाई ने उनसे पूछा कि आपका कोई करीबी लाहौर में रिश्तेदार नहीं रहता, आप उनके घर चले जाएं, तो कहते नहीं मेरा लाहौर में ना अल्लाह के अलावा और कोई भी नहीं है और मैं एक गरीब बंदा हूँ, मेरे पास इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं किसी होटल में
रूम ले लूँ। कहता मैं इमरजेंसी में भी गया तो इन लोगों ने मुझे इंजेक्शन लगाकर भेज दिया कि आप सुबह आउटडोर आ जाइएगा। अब भाई कहता है कि उसके जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे, कहीं मजदूर बंदा था और तकलीफ भी उसको बहुत ज़्यादा थी। खैर भाई ने उनसे पूरी बात पूछी, फिर हमें आकर बताया कि इस तरह उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उनके पास तकिया वगैरह भी नहीं है, जो कंबल भी है ना वो भी कोई इतना खास मोटा नहीं है, तो उसे सर्दी भी बहुत लग रही है, वो कांप रहा है बुखार में। तो फिर मैंने अपना तकिया दिया, मैं मैं तो वैसे भी नहीं सो रही हूँ, टेक ही लगा कर बैठी हुई हूँ, तो मैंने अपना तकिया दे दिया उनको। फिर भाई ने उसे अपनी गर्म वाली शॉल भी दी। मतलब वो रात इंतहाई अजियतनाक रात थी उस आदमी के लिए, और उसकी जो कराहने की आवाज़ थी ना वो मुझे आज तक नहीं भूली कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं ना जो बड़ी तकलीफ़ में वक्त गुजार रहे होते हैं, और हम लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के बावजूद भी अल्लाह से नाशुक्री कर रहे होते हैं कि हमें फ़लाँ तकलीफ़ है, या हमें अल्लाह पाक आपने ये चीज़ नहीं दी, हमें वो चीज़ नहीं दी। तो अल्लाह पाक का ना हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अब मैंने एक इंसान के कराहने की आवाज़ सुनी, ऐसे दुनिया में पता नहीं कितने लोग होंगे जो बड़ी तकलीफ़ में रात गुजारते होंगे। आप यकीन करें वो दिन है, आज का दिन है। इन 6-7 सालों में कोई मेरी ऐसी रात नहीं गुजरी होगी कि जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ ना तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमें ये नरम बिस्तर दिए जिस पर हम एक बड़ी मज़े की नींद सोते हैं। इस वाक़े से पहले मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अपने बिस्तर को इतनी अहमियत दी होगी, अपने बेड को, अपनी चारपाई को मैंने कभी इतनी अहमियत दी होगी कि भाई ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बहुत बड़ी नेमत है कि जिस पर हम सुकून के साथ रात को सो सकते हैं और हमारे सरों के नीचे तकिए मौजूद हैं। तो बस उस दिन से लेकर आज तक मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन वो जैसे वो उस आदमी के कराहने की आवाज़ मेरे दिलो दिमाग में आज तक मौजूद है, मैं उसके कराहने की आवाज़ नहीं भूल सकी हूँ। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए भी आसानियाँ फ़रमाए, हमें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और किसी पे भी अल्लाह ऐसा वक्त ना लेकर आए जैसा उस इंसान पर था, जैसा आज भी कई और लोग भी उस तरह का वक्त गुजार रहे होंगे। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, हर सांस पर अल्लाह ताला की हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन इसको देने वाला उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ना खाओ ना। भूख लगी है। मजे की बनी है ये कि नहीं, ये बता दो सिर्फ। मजे की है, स्पाइसी कभी खानी चाहिए, स्पाइसी मजे की लगती है। ठीक है फिर। और मैक्रोनी ने जी हमारे कानों, आँखों, नाक सब जगह से धुएँ निकाल दिए थे, और उसके बाद मेरी रिपोर्ट्स का पलंदा आ गया था। पहले मैं लाइव कर ली, लाइव के बाद जब मैं रिपोर्ट्स खोल कर देखी तो जिन रिपोर्ट्स का क्लियर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना, मेरी वही रिपोर्ट्स ख़राब आई हैं, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। इतनी ज़्यादा मैं अपसेट हो गई ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। लेकिन फिर अपनी ही बातें याद आ गई कि नहीं, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये है जी मेरी किडनी की रिपोर्ट जो कि ठीक नहीं आई, मतलब मेरी किडनी में स्टिल अभी तक बहुत शदीद किस्म का इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन को 2.5 साल हो चुके हैं, जिससे अब मेरी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो गई हुई है। अब किडनी एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता है। तो अल्लाह से इल्तिजा है, दुआ है कि या अल्लाह मेरी किडनी को कुछ भी ना हो, जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ताला बग़ैर मुहताजी के अता फ़रमाए और बग़ैर तकलीफ़ के अता फ़रमाए। तो जी मेरे टेस्ट आने के बाद मुझे डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी थी जो उन्होंने कहा था कि आपने स्टार्ट कर देनी है। तो बस वो मेडिसिन लेने के लिए आ गई थी। यहाँ पर मैं मेडिसिन लूँगी और आप लोगों से इजाज़त भी चाहूँगी। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब कुछ अर्सा मेरा इलाज मुसलसल चलेगा और उस मुसलसल इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, और बीमारी की हालत में मेरा अभी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है। तो आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। बाकी अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, मेरी भी अल्लाह पाक मदद फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।